दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने लेकर आ रहे हैं उसका नाम है 12th फेल, जिसकी स्टोरी आपको अंदर तक हिलाने वाली है, ये मेरा वादा है। ये मूवी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर डीएसपी बनना चाहता है, लेकिन उसे यूपीएससी का यू भी नहीं पता होता है। फिर कैसे संभव हो पाता है ये सब, आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी, जिसे देखने के बाद आप कभी अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 के चंबल इलाके से, जहां हम मनोज नाम के एक लड़के को छत पर नकल की पर्चियां बनाते हुए देखते हैं, ताकि वो इस साल होने वाली 12वीं की परीक्षा आसानी से पास कर सके। वहीं इसके पिता रामवीर शर्मा अपनी बेटी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता की एक पंक्ति सुना रहे होते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अगर आपको इसका मतलब पता है तो हमें कमेंट पे जरूर लिखिएगा। खैर, इसके बाद मनोज के घर एक डाकिया आता है जो उसके पिता को सस्पेंशन लेटर देता है, लेकिन उसके पिताजी से लेने से साफ साफ मना कर देते हैं। तभी वहीं बैठी मनोज की दादी ने उस पोस्टमैन के हाथ को पकड़ लेती है और इस लेटर का कार्ड पूछती है, तो डाकिया दादी को पूरी बात बताता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चौहान साहब मनोज के पिताजी को दफ्तर में बुलाकर रजिस्टर पर सिग्नेचर न करने का कारण पूछता है, तो रामवीर शर्मा कहते हैं कि जब बीच किसानों की बांटा ही नहीं गया तो कैसे मैं घोटाले वाले रजिस्टर पर सिग्नेचर कर दूं। इतना सुनते ही चौहान साहब बिगड़ जाते हैं और रामवीर शर्मा यानी मनोज के पिताजी के लिए सस्पेंशन लेटर तैयार करने को कह देते हैं। तभी रामवीर शर्मा कहते हैं कि साले घुसखोरी करे तू और सस्पेंड हूँ मैं, यानी घास खाए गधा और मार खाई जोल्हा। ये कहकर रामवीर शर्मा चौहान के मुंह पर चप्पल दे मारते हैं। तभी चौहान कहता है आज पहली बार किसी ने चौहान के ऊपर चप्पल चलाया है। इतना बोलते ही रामवीर शर्मा अपनी दूसरी चप्पल भी निकालते हैं और कहते हैं कि ले तब तो दूसरी चप्पल भी खायो। ये सुनते ही दादी आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, ओ कमलेश ला निकाल अपनी दुनाली, आज एक ही डाकिबा के सामने हमेशा के लिए जन्नत में भेज दे थाई। कमलेश भी ताव में आकर दुनाली निकाल लाता है और हवा में शूट कर देता है, जिससे कि पास में घूम रहे पुलिस वाले आवाज सुन लेते हैं और उसके घर के पास आकर दीवारों पर सस्पेंशन लेटर चिपका देता है। इसके बाद रात में जब सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो मनोज के पिताजी कहते हैं मैं इनके खिलाफ केस लड़ूंगा और इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। तभी मनोज की माँ कहती है अगर आप शहर चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा। फिर वहीं पास में बैठी दादी भी टपक से बोल देती हैं और कहती हैं कि घर चलोगे या ना, हम अपने पेंशन का 1 रुपया ना देवोगे। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि दादी मोटी रकम रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो घर की खर्च में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। खैर, और मनोज के पिता उसकी माँ की एक नहीं सुनते और शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर मनोज अपनी माँ से कहता है कि माँ आप टेंशन ना लो, इस बार मेरी 12वीं की परीक्षा तो पास हो ही जाएगी, फिर कहीं ना कहीं कम से कम चपरासी की नौकरी तो पक्की है। अब अगले दिन मनोज की परीक्षा होती है और वो आंसर लिखने के लिए पर्चियां निकाल रहा होता है। तभी वहाँ मौजूद शिक्षक कहते हैं कि मैं सारा क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पर लिख दियो, बस तुम लोग कॉपी पेस्ट कर दियो। ये सुनते ही सारे के सारे बच्चे झूम उठते हैं, जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है डीएसपी दुष्यंत सिंह की, जो बड़े ही आसानी से सारे खेल समझ जाते हैं और प्रिंसिपल को धर दबोचते हैं। जिस पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं सर ये हमारे विधायक जी का कॉलेज है और ये सारी व्यवस्था उन्हीं की जमाई हुई है और उन्हीं के कहने पर नकल भी कराई जाती है। और वैसे भी सर ये बच्चे पढ़ लिख कर आपकी तरह ऑफिसर तो बन नहीं जाएंगे, कम से कम 12वीं पास कर लेंगे तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा जॉब लग जाएगा जिससे 2 वक्त की रोटी खा लेंगे। इसलिए क्यों बेचारों इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल डीएसपी साहब को पॉकेट गरम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं डीएसपी साहब ये पकड़िए और जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। लेकिन ईमानदार आदमी को ये चीज पसंद कहाँ होती है। दुष्यंत सिंह तुरंत उस प्रिंसिपल को अरेस्ट करते हैं और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ज्ञान सागर इंटर कॉलेज की सभी बच्चे इस साल फेल हो जाते हैं और मनोज भी चीटिंग न करने की वजह से फेल हो जाता है। और अब मनोज के घर में पैसों की तंगी आ जाती है क्योंकि मनोज के पिता केस लड़ने के लिए घर से बाहर चले गए हैं। तभी मनोज और कमलेश अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अब हम दोनों भाई गाड़ी चलाएंगे,
जिसे कि एक जगह से दूसरी जगह सवारी को ले जाएंगे और ले जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक दोनों भाई एक जुगाड़ किराए पर लेते हैं और सवारी को एक जगह से दूसरी जगह करने लगते हैं ताकि घर में पैसों की किल्लत दूर किया जा सके। लेकिन जैसे ही इन पर नजर विधायक के आदमियों को जाती है, वो वार्निंग देता है और कहता है कि ओ कमलेश और मनोज, इस गांव में पहले से एक बस चलता है जिसे लोग आवत और जाते हैं, इसलिए तुम अपना हवाई जहाज को साइड कर लो, नहीं तो तुम इसके साथ साथ दोनों भाई को भी उड़ा देंगे। अब दोस्तों, ये चंबल का इलाका था, इसलिए यहाँ हर घर में बंदूक रहना आम बात है। मनोज के घर में भी दादाजी का दुनाली होता है, इसलिए मनोज भी ताव में आकर उसकी बात नहीं मानते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि विधायक जी की आदमियों से पंगा लिया था। तभी मनोज के भाई पुलिस वालों से कहता है, तुम सब के सब हरामी हो, बिना किसी वजह से हम दोनों भाइयों को सलाखों के पीछे डाले हो। इतना सुनते ही पुलिस वाला फौरन अंदर आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उन पर डंडों की बरसात कर देता है। मनोज कहता है, देख मार रहा है वो अलग बात है, लेकिन गाली मत दे, नहीं तो दुनाली से तुम्हारा खोपड़िया उड़ा दूंगा। तभी पुलिस वाला कहता है कि अच्छा, तुम मेरी खोपड़ी उड़ाओगे, चल जा लेकर आ अपना दुनाली, आज मैं बचूंगा नहीं तो तेरा भाई। इसके बाद मनोज वहां से भागकर सीधा डीएसपी दुष्यंत सिंह के घर आ जाता है। लेकिन इतनी रात को देखकर डीएसपी दुष्यंत सिंह मनोज से कहता है कि तुम टेंशन ना लो, कल सुबह आऊंगा। तभी मनोज कहता है कि नहीं सर, जब स्कूल में नकल हो रही थी तो आप तो फौरन आकर नकल रुकवा दी और हमें फेल करा दिया। अगर मैं पास हो गया होता तो आज जॉब पर लग गया होता। मेरे पास पैसों की तंगी की वजह से आज हमें साहूकारों के जूते खाने ना पड़ रहे होते, और आज बात हम दोनों भाइयों की जान पर आई तो आप कल पर डाल रहे हो। इतना सुनते ही डीएसपी के कान खड़े हो जाते हैं और जल्दी से थाने पहुंचते हैं। थाने में डीएसपी को देख उस पुलिस वालों की हवा टाइट हो जाती है और दोनों को चुपचाप छोड़ देते हैं। फिर बाहर आकर डीएसपी दोनों को पैदल चलते देखते हैं कि चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। दोनों जीप में बैठ जाते हैं। तभी मनोज डीएसपी से कहता है कि सर, मुझे भी आपकी जैसा बनना है। कैसे बनूंगा? डीएसपी कहता है, इसके लिए तुम्हें चिटिंग छोड़नी होगी। इसके बाद से मनोज एकदम कड़ी मेहनत करने लगता है, हर चीज को एकदम बारीकी से अध्ययन करता है। फिर हमें अगले साल का सीन दिखाया जाता है और तब तक डीएसपी दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो जाता है और सभी बच्चे अब दबाकर चिटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मनोज नहीं, क्योंकि उसे अपनी लाइफ का असली मकसद पता चल चुका था। वो खुद की मेहनत से इस बार 3rd डिवीजन से पास होता है। फिर इसी तरह मनोज की थोड़ी और वक्त बीतता है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के एक दिन उसकी दादी उसके पास बुलाती हैं और इतने सालों से इकट्ठा किए हुए अपने पेंशन के पैसों से मनोज को पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर भेजती हैं और कहती हैं कि जा बेटा, अब तुम डीएसपी बनकर ही वापस आइयो। फिर अगले दिन मनोज ग्वालियर जाने के लिए बस में बैठ जाता है और लंबी सफर होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो देखता है कि उसका सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। हैरान परेशान होकर मनोज अपने सामान को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन उसका सामान कहीं नहीं मिलता। फिर मनोज किसी भी तरह अपने आप को संभालता है, लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। जब मनोज कोचिंग सेंटर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अगले 3 सालों तक डीएसपी वगैरह की फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि जॉब से नहीं है तो पढ़ाई कराने का फायदा ही क्या। इसे सुनकर मनोज अंदर से हिल जाता है और पैसे ना होने की वजह से अब वो घर भी नहीं जा सकता था, इसलिए 2 दिनों तक भूखे एक ढाबे के आगे बैठा रहता है। अंत में उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो बड़े हिम्मत से ढाबे के अंदर जाता है और मालिक से कहता है कि साहब, मुझे जोर की भूख लगी है, प्लीज़ आप मुझे खाने को दे दो, बदले में कोई भी काम करा लो। ढाबे का मालिक बहुत अच्छा था, इसलिए मनोज को फ्री में खाना खिला देता है और ये सब उसके पास बैठे प्रीतम नाम का एक लड़का देख रहा होता है, जो खुद डीएसपी बनने ग्वालियर आया था और उसे पता चलता है कि अगले 3 सालों तक डीएसपी की फॉर्म नहीं आएगी। तो वो अपना इरादा बदल देता है और आईपीएस बनने की सोचता है। इसके लिए वो दिल्ली जाता है। इधर मनोज खाना खा लिया था और जब होटल के मालिक वाले से काम के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि तू एक स्टूडेंट है, जाओ बाद में दे देना। तभी मनोज थोड़ा ऊंची आवाज में बोलता है कि कौन सा स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट, अभी 3 सालों तक वैकेंसी नहीं आएगी, आप मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। जब होटल वाला उसे चिढ़ने लगता है तभी पास में बैठे प्रीतम पांडे कहता है कि अरे भाई, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन मनोज कहता है, तुम कौन हो भाई पैसे देने वाले, और क्यों दोगे मेरे बदले के पैसे। फिर प्रीतम पांडे कहता है कि अकेले तुम्हारा ही थोड़ी ना पीसीएस कैंसिल हुआ है, मेरा भी हुआ है। ये सुनकर मनोज उसके पास जाता है और बोलता है, अच्छा तो अब क्या करे भैया जी। प्रीतम पांडे कहता है, करोगे क्या, वापस घर जाओ।
फिर मनोज कहता है भैया जी वापस तो नहीं जा सकते, क्योंकि इतने सालों से मेरी दादी ने अपनी पेंशन इकट्ठा करके हमें डीएसपी बनने भेजी थी, फिर क्या ही मुंह दिखाएंगे। इसी बीच प्रीतम पांडे के पिताजी का कॉल आता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। तभी मनोज उसे पूछता है कि आप घर जा रहे हो? प्रीतम कहता है कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी करूंगा इसलिए दिल्ली जा रहा हूँ। अब मनोज उसे कहता है कि भैया जी ये क्या होता है, मुझे भी जरा कुछ इसके बारे में बताएं। तभी प्रीतम पांडे हंसते हुए कहता है तुम्हें आईपीएस के बारे में नहीं पता यार मनोज, आईपीएस डीएसपी से भी बड़ा होता है। ये सुनने के बाद मनोज कहता है तो मैं भी आईपीएस बनूंगा। प्रीतम भैया प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलो, आप जो बोलोगे वो सब करूंगा। सीधा साधा भोला भाला मनोज की बात सुनकर प्रीतम पांडे को तरस आ जाता है और वो उसे दिल्ली ले जाने के लिए मान जाता है। और फिर अगले दिन ही दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जहाँ गौरी नंदन नाम का एक टीचर पिछले कई सालों से आईपीएस की तैयारी करा रहे हैं। इसलिए प्रीतम और मनोज भी उम्मीदों की किरण लेकर पहुंच जाते हैं गौरी भैया के क्लास में, जहां मनोज अपनी जैसा कई स्टूडेंट को देखकर घबरा जाता है और प्रीतम से कहता है कि भैया हम यूपीएससी क्लियर कर भी पाएंगे। तभी प्रीतम उसे समझाता है कि अब तुम्हारे पास हारने के लिए बचा ही क्या है। इसी के साथ पूरी लगन से मनोज आईपीएस बनने की तैयारी में लग जाता है और प्रीतम पर बोझ न बनकर एक लाइब्रेरी में 280 रुपए की सैलरी पर जॉब करने लगता है, जहां उसे झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करना होता है। काम के साथ साथ मनोज अपनी पढ़ाई पर भी पूरी ध्यान देता है। इस तरह धीरे धीरे समय निकलता है और एक दिन आता है प्रीलिम्स के रिजल्ट का, जिसका इंतजार गौरी भैया को बेसब्री से था, क्योंकि इस साल उनकी यूपीएससी की आखिरी अटेम्प्ट थी, इसलिए उनकी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से किया गया था। गौरी भैया को चाहने वाले सभी के सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि इस बार तो गौरी भैया पास हो ही जाएंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गौरी भैया इस बार भी यूपीएससी पास नहीं हो पाते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत निराश हो जाते हैं। फिर गौरी भैया अपना खुद का चाय का एक अड्डा ओपन करते हैं, जिसका नाम रखते हैं फ्री यूपीएससी गाइडेंस सेंटर, जहां वो चाय के साथ साथ सभी स्टूडेंट को यूपीएससी क्लियर करने का सही गाइडेंस देने लगते हैं। और इस तरह एक साल और निकल जाता है, जहां हमें दीप मोहन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया हुआ था और अभी अभी आईपीएस ऑफिसर बना था। उसकी बातों से प्रीतम पांडे इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो अब गौरी भैया को छोड़कर दीप के आसपास उठना बैठना शुरू कर देता है। वहीं गौरी भैया से मनोज को पता चलता है कि हिंदी के साथ साथ अगर इंग्लिश में भी अच्छी पकड़ होगी तो आगे का सफर आसान होगा। इसलिए मनोज एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, जहां वो अंग्रेजी के साथ साथ अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सके। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की फीस इतनी ज्यादा होती है कि मनोज के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मनोज इंस्टीट्यूट में बैठे मैम से कहता है कि मैम मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, प्लीज आप हमें इसी इंस्टीट्यूट में कोई नौकरी पर लगा दें ताकि मैं फीस दे सकूं। मासूम सा दिखने वाला मनोज की बातों को सुनकर मैम को रहा नहीं जाता और फाइनली उसे दीवारों पर फोटो चिपकाने का काम दे देती हैं। इसी बीच मनोज की नजर दीप मोहन की तस्वीर पर जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि मनोज ने दीप मोहन के बारे में पहले से ही जानता था। इसलिए वो कहता है कि अरे इनकी तस्वीर यहाँ कैसे, इनको तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इन्होंने खुद से तैयारी की थी, ये तो यहाँ कभी पढ़े भी नहीं है। अब इस बात को वहाँ बैठे एक अंकल सुन लेते हैं जो अपनी बेटी श्रद्धा को एडमिशन कराने आए होते हैं। वो गुस्से में कहते हैं इसका मतलब आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, अब मैं अपनी बेटी को यहाँ एडमिशन कभी नहीं कराऊंगा। यहाँ मनोज की ईमानदारी देखकर श्रद्धा उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि आप बहुत नेक इंसान हैं, वैसे आप रहते कहाँ हैं? तभी मनोज कहता है कि मैं पास की लाइब्रेरी में रहता हूँ, आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो एक बार याद ज़रूर कीजिएगा। फिर लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मनोज कई दिनों तक उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। तभी एक दिन अचानक श्रद्धा उसे ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है और यहाँ दोनों खुलकर बातें करते हैं। फिर हम विकास दिव्यकृति सर को देखते हैं जो गरीब असहाय बच्चों को फ्री में यूपीएससी की तैयारी करा रहे होते हैं। यहाँ मनोज के साथ साथ श्रद्धा भी आई होती है। खैर अब कहानी धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ती है और श्रद्धा एक दिन मनोज की गर्लफ्रेंड बन जाती है। इधर प्रीतम पांडे को भी एक लड़की मिल जाती है। तभी एक दिन विकास सर के क्लास में श्रद्धा एक सवाल का जवाब देने के लिए मनोज का हाथ खड़ा करवा देती है और कहती है कि सर मनोज इस सवाल का जवाब काफी अच्छे से दे सकता है। तभी विकास सर कहते हैं श्रद्धा, जहाँ तक मैं जानता हूँ मनोज ग्रेजुएट है और फिलहाल एक लाइब्रेरी में काम करता है, शायद कोई तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब मनोज की
असलियत जानकर श्रद्धा का दिल टूट जाता है और वो अब से नफरत करने लगती है। यहाँ मनोज श्रद्धा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन श्रद्धा उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में अपने घर मसूरी चली जाती है। और जब मनोज पूरी तरह अकेला हो जाता है, इसी बीच जिस लाइब्रेरी में मनोज काम कर रहा था वहाँ का मालिक उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा होता है। तभी मनोज कहता है कि मैं कोई चोरी नहीं किया हूँ, बल्कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और आज तक मैंने सारी काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। इतना कहकर मनोज गुस्से से लाइब्रेरी छोड़कर चला जाता है और एक आटा चक्की में काम करने लगता है, जहाँ वो दिन भर आटा पीसता है और रात में पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता है। और लगातार इसी तरह कड़ी मेहनत करके मनोज एक दिन प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। और अब बारी आती है दूसरी पड़ाव की, यानी मेंस की, जिसमें मनोज को टॉपिक मिलता है टेररिज्म। अब मनोज को इस पर काफी अच्छी पकड़ थी, इसलिए वो इंग्लिश में एकदम धड़ाधड़ लिख देता है और बाहर आकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे 110% यकीन होता है कि वो इस बार मेंस क्लियर कर लेगा। लेकिन जैसा मनोज सोच रहा था उसके ठीक उल्टा होता है। बाहर आकर उसका एक मित्र जब उससे क्वेश्चन पेपर को देखता है तो बताता है कि भाई टेररिज्म नहीं है, टूरिज्म, यानी तुम्हें घूमने फिरने के बारे में लिखना था, तुमने सारा का सारा आंसर गलत लिखा है। ये सुनते ही मनोज टेंशन में आ जाता है और इस साल भी वो फेल हो जाता है। इसके बाद वो कुछ सोचता है और श्रद्धा से मिलने मसूरी पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद उसे श्रद्धा तो नहीं मिलती, लेकिन फोन पर उसे आई लव यू जरूर बोल देता है। तभी श्रद्धा कहती है, देखो मनोज, अभी मेरे पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मनोज अपनी आंखें नम करके सीधे वहां से चला जाता है, जहां वो बरसों बाद अपनी भाई बहनों से मिलता है, जो अब काफी बड़े हो चुके थे। और मनोज को पता चलता है कि उसकी दादी अब मर चुकी हैं और पिताजी भी अभी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। सुनकर मनोज काफी दुखी होता है। तभी उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा तू इसकी चिंता मत कर, तेरी दादी का सपना था कि तू एक दिन ऑफिसर बनकर लौटे, तो इस बार तुम्हें ऑफिसर बनकर ही वापस लौटने का, ओके। फिर मनोज वापस से आटा चक्की पर पहुंच जाता है और दिन रात करके मेहनत करने लगता है। तभी मनोज की आटा चक्की पर उसके पिताजी आते हैं और अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर उनका हौसला भी जवाब देने लगता है। वो कहते हैं कि बीज व्यापार में बहुत पैसे हैं बेटे, तेरी माँ एकदम सही कहती थी कि अब मैं भी ईमानदारी छोड़कर घूसखोरी करूंगा और अपना घर चलाऊंगा, हमारे पास भी 2-4 पैसे होंगे, बहुत हो गया, तो अब इस नरक से मेरे साथ चल। लेकिन मनोज ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सब कुछ बदल कर रहेगा। वो अपने पिता से कहता है कि पापा, कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो जरूर आएगा, आज जो हमें रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा, सब कुछ बदलेगा पापा, आप रो मत और लड़ाई लड़ो। अपने बेटे की मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके पिता उसे सफल होने का आशीर्वाद देते हैं और नम आंखें कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मनोज दिन रात कर रोज 15 घंटे आटा पीसता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है और सिर्फ 3 घंटे सोता है। इसी तरह कड़ी मेहनत करके मनोज एक दिन जब विकास दिव्यकृति सर की क्लास में होता है तो श्रद्धा वहां वापस आती है और मनोज के पास आकर अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उस दिन के लिए सॉरी, फ़ोन कट होने के बाद मैंने तुम्हें दोबारा कॉल भी की थी, लेकिन तुम वहाँ से जा चुके थे। फिर मनोज कहता है कोई बात नहीं, अभी मेरा पूरा ध्यान मेंस एग्ज़ाम के ऊपर है, और इतना कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों कई महीनों तक एक दूसरे से नहीं मिलते और कुछ दिनों बाद रिजल्ट का दिन आ जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि प्रीतम पांडे इस बार भी फेल हो गया है और मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। इसकी जानकारी मिलते ही श्रद्धा मनोज से मिलने जाती है, जहां वो देखती है कि मनोज आटे की चक्की चला रहा होता है और बहुत ही बुरे हाल में अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तभी वो उसे बताती है, देखो मनोज, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और तुम मेंस पर फोकस करो, ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि लगातार 16 घंटे काम करने के बाद तुम मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन मनोज श्रद्धा की बात नहीं मानता। इसके कुछ दिनों बाद फिर मनोज मेंस का एग्जाम देता है और इस बार भी वो फेल हो जाता है। फिर एक रात मनोज और श्रद्धा गौरी नंदन भैया की चाय की दुकान के पास बैठे होते हैं। तभी प्रीतम पांडे वहां आता है और दोनों को साथ में देखकर उसे जलन होने लगता है, क्योंकि पांडे जी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई होती है। फिर पांडे जी श्रद्धा के ऊपर बड़बड़ाने लगते हैं कि अगर तुम मनोज को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो आज इसका मेंस क्लियर हो गया होता। इसे सुनने के बाद श्रद्धा यहाँ से रोते हुए जाने लगती है। तभी मनोज उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रद्धा कहती है, तुमने कहा था ना, अगर
मैं तुम्हें आई लव यू कह दूं तो तुम दुनिया पलट दोगे। पलट दो दुनिया, आज मैं तुम्हें आई लव यू कहती हूँ। बस फिर क्या था, मनोज श्रद्धा के मुंह से आई लव यू सुनते ही अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल कर देता है और फिर से अपने आप को रिस्टार्ट करता है, जिसमें सबसे पहले वो प्रीलिम्स क्लियर करता है, फिर मेंस क्लियर करता है, फिर बारी आती है इंटरव्यू की जहाँ श्रद्धा उसके साथ होती है। अंदर जाने से पहले ही मनोज काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि बाहर बैठे चपरासी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि अंदर सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे, इसलिए तुम भी कोशिश करना इंग्लिश में बात करने की। और मनोज जैसे ही अंदर जाता है, उसके सामने बैठे सभी लोग इंग्लिश की सवालों का खौफ छोड़ने लगते हैं, जिससे मनोज और डर जाता है और सभी सवाल मनोज के ऊपर से निकल जाते हैं। तभी वहाँ बैठी एक मैम मनोज से कहती हैं कि तुम बाहर बैठो, हम फिर तुम्हें अंदर बुलाएंगे। फिर बाहर आकर मनोज अपने कोट से एक नोट देखता है जो श्रद्धा ने रखा हुआ था, जिसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई थी कि मनोज, तुम चाहे IPS ऑफिसर बनो या आटा चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अब इसे पढ़ते ही मनोज एकदम रिलैक्स हो जाता है और आराम से बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया जाता है और इस बार मनोज फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री मारता है, जहां उसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप 12th फेल कैसे हुए थे। तब मनोज कहता है कि सर, उस साल मेरे गांव में चिटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि नए DSP सर आए थे जिन्होंने चिटिंग रोकी थी, जिसके कारण सभी बच्चे फेल हो गए थे। फिर अगले क्वेश्चन करते हैं कि तुम IPS नहीं बन पाए तो क्या करोगे। मनोज बहुत ही सरल भाषा में आंसर देते हुए कहता है कि मैं अपने गाँव में चला जाऊँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा ताकि वो कभी चिटिंग ना करें। और कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। मनोज को लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा और अपना लास्ट अटेम्प्ट भी गंवा दिया है, लेकिन रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि मनोज अब IPS बन चुका है और उन 2.5 लाख बच्चों में से एक बन चुका है जो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस मकाम को हासिल किया है। इसके बाद ये खबर जब मनोज के गाँव में जाता है तो उसके माता पिता खुशी से झूम उठते हैं। सच में दोस्तों, कहानी का ये सीन देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ गया होगा और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए कितना सहता है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप